नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पोयम को डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश लिटरेचर की कई फेमस पोयम्स में से एक है। हम बात कर रहे हैं जॉन कीट की पोयम ओड टू एन ग्रीसियन अर्न की। तो हमारा प्लान सिंपल है। फर्स्ट विल डाइव इनटू द कंटेक्स्ट, यानी वो माहौल क्या था, कीट्स की लाइफ में क्या चल रहा था, उन्होंने जो ये मास्टरपीस लिखा। सेकेंड, वी विल सी अ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हर एक लाइन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एट लास्ट वी विल सी क्रिटिसिज्म, जिससे आपके आंसर्स में चार चांद लग जाएंगे। टू अंडरस्टैंड दिस पोएम यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द मैन एंड हिज टाइम्स। ये पोएम अचानक से नहीं आई, इसके पीछे कीट्स की पर्सनल लाइफ, उस वक्त के आइडियाज और लंदन में रखी कुछ खास चीजें थी। कीट्स की पर्सनल लाइफ को देख लेते हैं। कीट्स ने ये ओड 1819 में लिखी थी। इस साल को उनकी लाइफ का वंडरफुल ईयर कहते हैं क्योंकि इस साल उन्होंने अपने सबसे फेमस ग्रेट ओड्स लिखे थे। बट आयरॉनिकली ये साल उनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम भी था। दुख और बीमारी। कुछ महीने पहले ही कीट्स ने अपने छोटे भाई टॉम को ट्यूबरक्लोसिस से मरते हुए देखा। ही वॉज हिज नर्स, सो ही सॉ डेथ एंड डिके अप क्लोज। ऊपर से कीट्स को खुद भी उसी बीमारी के सिम्टम्स आने लगे थे और वो जानते थे कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। This constant presence of death makes the poem's obsession with immortality and permanence, the forever theme, so much more powerful. Adhuri Mohabbat, unfulfilled love. At the same time, he was passionately in love with a woman named Fanny Brown. But his poor health and lack of money meant they could never be together in a real, fulfilled way. ये अधूरापन, द अनफुलफिल्ड डिजायर, आपको पोएम में साफ दिखेगा, स्पेशली इन द इमेज ऑफ द बोल्ड लवर जो अपनी बिलव्ड को नेवर नेवर किस कर पाता है। So you see, the poem's central conflict, the messy, painful, temporary reality of life versus the perfect, frozen, eternal world of art, was something Keats was living every single day. Keats was a key figure of romantic movement. अब romanticism का मतलब सिर्फ love stories नहीं रहा था. It was a major intellectual shift. Romantics believed in emotion over reason. दिल की सुनो, दिमाग की नहीं. They valued feelings, institution and subjective experiences. The power of imagination. For them, imagination wasn't just fantasy. It was a tool to find deeper truth. जैसे पोयम में कीट्स कहते हैं, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. The music you imagine is better than the real music. Fascination versus ancient Greece. Romantics को ancient Greece से प्यार था, but not the orderly, disciplined Greece of the previous generation. They loved its myth and its passions. सबसे डायरेक्ट इंस्पिरेशन इस ओड की थी द एल्गिन मार्बल्स। ये एंशियंट ग्रीक स्कल्पचर्स थे जो पार्थनियन टेम्पल एथेंस से उठाकर लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में लाए गए थे। किड्स इन्हें अक्सर देखने जाया करते थे। इन्हें लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। डिड लॉर्ड एल्गिन सेव दीज प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड और डिड ही स्टील अ कंट्रीज हेरिटेज? This debate is reflected in the poem. The urn is also an object removed from its original home. It's a foster child of silence and slow time. Keats ने इस controversy को एक timeless philosophical question में बदल दिया. The urn in the poem isn't one single real urn. It's an ideal, imagined urn, a composite of all Greek art Keats had seen and admired. So this is the context, a young poet facing death and heartbreak, living in an age of imagination and inspired by ancient and controversial art. चलिए अब पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हमारी ये जो पोयम है या यूं कहूँ ओड है, ये 5 स्टेंजास के अंदर डिवाइडेड है। हर एक स्टेंजा के अंदर हमको 10 लाइनें देखने को मिलती है। चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेंजा से। इस स्टेंजा में स्पीकर डायरेक्टली उस अर्न यानी कि कलश से बात करता है, उसकी शांत सुंदरता को देखता है और उस पर बनी तस्वीरों और कहानियों के बारे में अलग-अलग पॉसिबिलिटीज को सोचता है। दाउ स्टिल अनरैविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, स्पीकर अर्न को क्वाइटनेस की अनरैविश्ड यानी पवित्र और प्योर दुल्हन कहता है। ये लाइन अर्न को एक परफेक्ट शांत ऑब्जेक्ट की तरह पर्सोनिफाई करती है, जैसे समय ने उसको छुआ ही ना हो। दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, अर्न को साइलेंस और खामोशी का फॉस्टर चाइल्ड यानी कि स्टेप चाइल्ड या कहीं सौतेला बच्चा भी कहा गया है। मतलब इसका ये है कि टाइम ने इसको एकदम पॉज कर दिया है, इसके स्ट्रक्चर को, ना कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। सेल्वियन हिस्टोरियन
हु कैंस्ट दस एक्सप्रेस। स्पीकर अर्न को साल्वियन हिस्टोरियन यानी जंगल का इतिहासकार कहता है, क्योंकि अर्न पर बने चित्र पिक्चर्स एक पुरानी कहानी बता रहे हैं। अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम। उसकी ये विजुअल स्टोरी यानी कि फ्लावरी टेल स्पीकर की अपनी कविता के राइम से भी ज्यादा स्वीटली बेहतर ढंग से बनाई गई है। किड्स यहाँ विजुअल आर्ट को अपनी पोएट्री से ऊपर बता रहे हैं। व्हाट लीफ फ्रिंग लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप। अब स्पीकर सवाल पूछना शुरू करता है कि ये कौन सी लेजेंड, लेजेंड का मतलब होता है एक बहुत पुरानी या फिर बड़ी कहानी है जो पत्तों से गिरी लीफ फ्रिंग अर्न के शेप में आकर मौजूद हो गई है। ऑफ डाइटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ। वो समझ नहीं पा रहा कि ये चित्र देवताओं का है या इंसानों का या फिर दोनों के मिले जुले चित्र है। इन टेम्पर और द डेल्स ऑफ एरकेडी। वो सेटिंग के बारे में सोचता है कि ये जगह शायद टेम्पा है या एरकेडी है। ये दोनों वैसे ग्रीस की मशहूर जगह है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती है। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज व्हाट मेडिन्स लव। वो फिर से पूछता है कि मैन और गॉड ये कौन है और ये मेडिन्स लॉ नाखुश या फिर कहीं अनिच्छुक लड़कियां कौन है। व्हाट मैड परस्यूट व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप। इस लाइन में एक मैड परस्यूट दीवानों जैसा पीछा और स्ट्रगल टू एस्केप बचकर भागने की कोशिश दिखाई गई है। शायद लड़के देवताओं उन लड़कियों के ग्रुप के पीछे भाग रहे हैं और वो लड़कियां बचने की कोशिश कर रही हैं। व्हाट पाइप्स एंड ट्रिम्बल्स व्हाट वाइल्ड इकेस्टेसी। स्पीकर को म्यूजिशियंस भी दिखते हैं जो पाइप्स यानी कि बांसुरी और ट्रिम्बल्स यानी कि डफली बजा रहे हैं। वो इमेजिन करता है कि ये जो बहुत ज्यादा जोश और खुशी का माहौल है वो कहाँ से आया। वो एक क्वेश्चन की तरीके से इसको पूछता है। वो सोचने की कोशिश करता है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है। स्टैंजा 2 में स्पीकर शांत म्यूजिक और उस अर्न पर फ्रीज हो गए लव के बारे में सोचता है। वो कहता है कि जो चीजें हम इमेजिन करते हैं अनहर्ड मेलोडीज वो असलियत हर्ड मेलोडीज से बेहतर होती हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। स्पीकर कहता है कि जो संगीत हम सुनते हैं हर्ड मेलोडीज वो मीठा स्वीट होता है यानी कि वो हमें सुनने में अच्छा लगता है। जो हम नहीं सुनते पर लेकिन वो उससे ज्यादा मीठा होता है। इसलिए वो कहता है कि अर्न की पाइप से आने वाला इमेजिन म्यूजिक ज्यादा स्वीटर है। वो अर्न की सॉफ्ट पाइप्स को कहता है प्ले ऑन यानी कि बजाते रहो मगर सिर्फ इमेजिनेशन में। नॉट द सेंसुअल ईयर बट मोर एंडियर्ड। ये म्यूजिक हमारे असली कानों यानी कि सेंसुअल ईयर को नहीं सुनाई देता पर लेकिन ये हमारे इमेजिनेशन वाले कानों को बेहतरीन तरीके से सुनाई देता है। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन। वो पाइप को डिटीज ऑफ नो टोन बिना आवाज के गाने बजाने को कहता है जो सीधा स्पिरिट यानी कि आत्मा को सुनाई दे। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कैंस्ट नो लीव। अब स्पीकर एक खास फिगर से बात करता है। एक फेयर यूथ सुंदर नौजवान जो पेड़ के नीचे खड़ा है और उस सीन में फ्रीज हो गया है। दाई सॉन्ग नॉर एवर कैन दोस ट्रीज बी बेयर। क्योंकि वो आर्ट का हिस्सा है वो नौजवान कभी अपना गाना बंद नहीं कर सकता। मतलब वो कभी गाना रोक नहीं सकता। आप एक पिक्चर इमेजिन करो जिसमें एक पर्सन कुछ गा रहा है। अब वो पिक्चर का जो पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। और वो पेड़ कभी पतझड़ के बारे में सोच भी नहीं सकता। पेड़ पे कभी पतझड़ हो ही नहीं सकती। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस। फिर वो एक बोल्ड लवर से कहता है कि जो किस करने के एक पल पहले ही फ्रीज हो चुका है उस अर्न के ऊपर। वो कहता है कि तुम नेवर नेवर कभी भी नहीं किस कर पाओगे। दो विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव। भले ही तुम अपनी मंजिल यानी गोल तक कितने भी करीब हो फिर भी तुम ये नहीं कर पाओगे। शी कैन नॉट फेड दो thou hast नॉट thy bliss। दुखी इसलिए मत हो क्योंकि तुम्हारी जो लव्ड वंस है वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। उसकी सुंदरता कभी फेड नहीं होगी भले ही तुम्हें तुम्हारी ब्लिस ना मिले। फॉर एवर विल thou लव एंड शी बी फेयर। इसका फायदा ये है कि तुम उसे हमेशा प्यार करते रहोगे। स्टेंजा 3 में पोएट एटर्नल हैप्पीनेस यानी कि हमेशा रहने वाली खुशी के आइडिया को और ज्यादा एक्सप्लोर करता है। वो अर्न पर बनी परफेक्ट लव को असली इंसानी पैशन जुनून से कंपेयर करता है जो कि फ्लॉड और टेम्पररी होता है यानी कि कुछ पलों का होता है। आ हैप्पी हैप्पी बोज दैट कैन नॉट शेड। स्पीकर खुशी से चिल्लाता है कि ये जो पेड़ की टहनियां हैं ये कभी गिर नहीं सकती। योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग अड्यू।
इन डालियों को कभी स्प्रिंग यानी बसंत को अडियो यानी कि अलविदा नहीं कहना पड़ेगा। वो हमेशा के लिए परफेक्ट बसंत में फ्रीज हो गई हैं। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेयरिड। फिर वो उस मेलोडिस्ट यानी संगीतकार को हैप्पी खुश कहता है क्योंकि वो अनवेयरिड बिना थके म्यूजिक बजा रहा है। और यही तो एक संगीतकार का यार काम भी होता है। फॉर एवर पिपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। वो फॉर एवर हमेशा पिपिंग बांसुरी बजा रहा है और उसके गाने हमेशा न्यू यानी कि नए लगते हैं। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। स्पीकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इन लाइंस में। हैप्पी हैप्पी लव चिल्लाता है। वो मानता है कि अर्न पर बना ये प्यार इंसानी प्यार से बेहतर है। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड। ये प्यार हमेशा वार्म रहेगा। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। ये लवर्स फॉर एवर पेंटिंग हमेशा हाफते हुए एक्साइटमेंट में, फॉर एवर यंग हमेशा जवान रहेंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव। स्पीकर साफ कहता है कि ये आर्ट वाला प्यार असली ह्यूमन पैशन से बहुत ज्यादा ऊपर है। दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लोइड। क्योंकि असली ह्यूमन पैशन आखिर में इंसान का दिल हाई सॉरोफुल बहुत दुखी और बीमार छोड़ देता है। अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग। असली पैशन का नतीजा बर्निंग फॉरहेड यानी तपता हुआ माथा जैसे बुखार में, और पार्चिंग टंग यानी सूखती हुई जुबान यानी कि प्यास होता है। ये सब दर्द खत्म हो जाने के सिम्टम्स है। स्टेंजा 4 में स्पीकर का टोन बदलता है। वो एक दूसरा सीन देखता है। एक धार्मिक जुलूस यानी कि रिलीजियस प्रोसेशन। वो उस इंसानी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है जो अर्न पर नहीं दिखाई गई। और उसे एहसास होता है कि इस फ्रीज मोमेंट का मतलब है एक असली शहर हमेशा के लिए खाली हो। हु आर दिस कमिंग टू द सेक्रीफाइस। स्पीकर की नजर एक नए सीन पर पड़ती है और वो पूछता है कि ये लोग कौन है जो सेक्रीफाइस यानी बलि यानी कुर्बानी के लिए जा रहे हैं। टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। वो एक प्रीस्ट पुजारी को देखता है और पूछता है कि तुम किस ग्रीन ऑल्टर की तरफ जा रहे हो। लीड्स दाउ दैट हिफर लोइंग एट द स्काईज। ये पुजारी एक हिफर यानी कि यंग काउ को लेकर जा रहा है जो आसमान की तरफ देख रही है, लोइंग यानी कि रंभा रही है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस। उस गाय के सिल्कन फ्लैंक्स यानी मुलायम शरीर को गार्लैंड्स यानी कि मालाओं से सजाया गया है, जैसे एक पूजा के लिए हम लोग इंडिया में भी करते हैं। वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर। अब स्पीकर अर्न के सीन से आगे सोचता है। वो सोचता है कि ये लोग किस लिटिल टाउन यानी छोटे शहर से आए होंगे। शायद नदी या समुद्र के किनारे कोई ऐसा शहर होगा जहां से ये आए होंगे। और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सीटेड है। या फिर वो शहर माउंटेन बिल्ट पहाड़ पर बना होगा जिसमें एक पीसफुल सीटाडेल शांत किला होगा, वहां से ये लोग आए होंगे। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक द पायस मॉन्ड। उसे एक एहसास होता है कि वो शहर आज इस पायस मॉन्ड धार्मिक सुबह पर इन लोगों को यानी कि फोक से पूरा एम्प्टीड खाली हो गया होगा। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर। अब वो उस खाली इमेजिनरी शहर से कहता है कि तुम्हारी गलियां स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर हमेशा के लिए खाली हो गई। विल बी साइलेंट एंड नॉट अ सोल टू टेल। हमेशा के लिए साइलेंट रहेंगी और वहां एक भी सोल यानी कि इंसान नहीं बचेगा, क्योंकि वो जो सारे इंसान उस इमेजिनरी टाउन से आए हैं वो अब अर्न के ऊपर चिपक गए हैं हमेशा के लिए। वाई thou art डिसोलेट कैन एवर रिटर्न। कि तुम डिसोलेट यानी उदास और वीरान क्यों हो। कोई भी कभी रिटर्न वापस नहीं आ सकता क्योंकि सब अर्न पर फ्रीज हो गए हैं। आखिरी स्टेंजा में स्पीकर अपने विचारों को कंक्लूड करता है। वो अर्न को आखिरी बार एड्रेस करता है। उसे कोल्ड पेस्टोरल एक सुंदर बेजान सीन कहता है और उसके फेमस मैसेज ब्यूटी और ट्रुथ के बारे में बात करता है। ओ आर्कटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड। वो उस आर्कटिक एंशियंट ग्रीक शेप यानी कि अर्न को फेयर एटीट्यूड उसके सुंदर पोज की फॉर्म की तारीफ करता है। ब्रेडे का मतलब होता है इंटरवोवन डिजाइन यानी कि गुथा हुआ डिजाइन ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर। ये जो अर्न है यानी कि कलश है ये मार्बल यानी संगमरमर के मेन और मेडन्स के डिजाइन से ओवररॉट पूरी तरीके से ढका हुआ है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रॉडन वीड। इस डिजाइन में फॉरेस्ट ब्रांचेस जंगल की डालियां और ट्रॉडन वीड भी शामिल है जो पेस्टोरल के सीन को पूरा करती है। दाउ साइलेंट फॉर्म दो टीज अस आउट ऑफ थॉट। वो कहता है कि तुम्हारा ये साइलेंट फॉर्म यानी कि शांत रूप हमें
टीज अस आउट ऑफ थॉट, हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें सोचने पर ले जाता है, हम इसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। एस डॉट एटर्निटी कोल्ड पेस्टोरल, ये अर्न हमें एटर्निटी यानी अनंत काल के कॉन्सेप्ट की तरह कंफ्यूज और फैसिनेट करता है। फिर वो अर्न को कोल्ड पेस्टोरल कहता है, एक पेस्टोरल यानी कि गांव का सुंदर सीन, लेकिन कोल्ड यानी कि बेजान। When old age shall this generation waste, स्पीकर कहता है कि जब ओल्ड एज बुढ़ापा उसकी जनरेशन पीढ़ी को वेस्ट कर देगा यानी खत्म कर देगा। Thou shalt remain in midst of other woe, तब भी तुम shalt remain यानी कि तुम जिंदा रहोगे हमारे दुख से अलग नए लोगों के दुखों के बीच में। Then art a friend to man to whom thou sayest, तुम इंसानों के दोस्त यानी फ्रेंड टू मैन बनकर रहोगे जिसे तुम ये मैसेज यानी संदेश देते रहोगे। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल। ये अर्न का फेमस मैसेज है, सुंदरता ही सच है और सच ही सुंदरता है। इसका मतलब है कि जो चीज वाकई सुंदर है वही ट्रू है, और जो चीज ट्रू है उसका ब्यूटीफुल होना भी तय है। ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। अर्न का मैसेज कहता है कि इंसानों को धरती पर बस यही एक चीज पता है, और बस यही एक चीज उन्हें जानने की जरूरत है। यहाँ पर हमारी ये ओड खत्म हो जाती है। हमने पांचों स्टेंजा की हर एक लाइन को देख लिया। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। फॉर 200 years people have been arguing about this poem, especially its last two lines. Beauty is truth, truth beauty, that is all. ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। ये सुनने में सिंपल लगता है, बट इट हैज कॉज्ड अ ह्यूज क्रिटिकल वॉर। द प्रॉब्लम इज हु इज स्पीकिंग, बोल कौन रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि कीट्स की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। अर्ली पब्लिश्ड वर्जन्स में पंक्चुएशन स्पेशली द कोटेशन मार्क्स अलग अलग है। सम वर्जन्स पुट कोट्स अराउंड द होल टू लाइंस, सम पुट्स ओनली अराउंड ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। The very first version has no quotes at all. This tiny detail changes everything. Who is speaking? The poet, the urn, and who are they speaking to? The reader, the figures on the urn. हर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और हर कॉम्बिनेशन पर सीरियस ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं। द मेन क्रिटिकल कैंप्स, इस कंफ्यूजन की वजह से critics have divided into several camps. Camp 1, the famous modernist poet and critic T.S. Eliot called these line a serious blemish on a beautiful poem. उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट या तो अनट्रू है या मीनिंगलेस। एक और क्रिटिक है आई ए रिचर्ड्स, जिन्होंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाली थ्योरी भी दी थी। इन्होंने इसे मडल माइंडेडनेस कहा है। इनके लिए एक सिंपल प्रीची लाइन है जो पोयम के कॉम्प्लेक्स मूड को एकदम खराब कर देती है। कैम्प 2, इसके जवाब में क्रिटिक्स लाइक क्लियंथ ब्रूक ने एक बहुत क्लेवर आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा डोंट थिंक ऑफ दिस एज कीट्स फिलॉसफी, थिंक ऑफ इट एज स्पीच दैट इज इन कैरेक्टर ऑफ द अर्न। एक आर्ट ऑब्जेक्ट के लिए उसकी दुनिया में ब्यूटी ही ट्रुथ है और ट्रुथ ही ब्यूटी। द अर्न इज स्पीकिंग फ्रॉम इट्स ओन लिमिटेड टाइमलेस पर्सपेक्टिव। इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर ह्यूमंस जिनके पास लाइफ होती है और चेंजिंग थॉट्स होते हैं। Camp 3, this camp takes the line seriously as Keats' core belief. They connect it to Keats' letter where he wrote, what the imagination seizes as beauty must be truth. इस व्यू के मुताबिक ट्रुथ का मतलब फैक्चुअल ट्रुथ नहीं है, इट्स अ हायर स्पिरिचुअल ट्रुथ दैट वी कैन ओनली एक्सेस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। जब आप किसी चीज को पूरी तरीके से ब्यूटीफुल महसूस करते हैं तो आप एक गहरी सच्चाई को महसूस कर रहे होते हैं। Camp 4, more recent critics argue that the ending is deeply ironic. The poem has just shown us the dark side of the urn's permanence, the little town that is forever empty, the love that is never fulfilled, the cold pastoral, its lifelessness. तो इतनी प्रॉब्लम्स दिखाने के बाद ये सिंपल सा ब्यूटी इज ट्रुथ का स्लोगन खोखला है, इनएडिक्वेट समरी लगता है। द क्रिटिक अनहील इवन सेज द लाइंस आर घास्टली एंड दैट अर्न इज फुल ऑफ शिट। इस व्यू के हिसाब से द पोयम एक्चुअली अंडरमाइंस द वेरी मैसेज इट सीम्स टू बी गिविंग एट द एंड। सो व्हाट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस पोयम? वेल देयर इजंट वन, और शायद यही इस पोयम की सबसे बड़ी जीत है और इसकी लेगेसी है। Ode on an Grecian end doesn't give us easy answer. It holds two opposite imperfect tensions, the warmth and pain of real life versus the beauty, coldness
of perfect art. It forces us to live in that uncertainty. The poem is not a statement, it's a question, and after 200 years, it's still making us think, debate, and feel. That's its true genius. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।